दोस्तों, अगर आप एक ऐसी वीडियो की तलाश में हैं जहां पर आपका टाइम बर्बाद किए हुए बिना लंबी लंबी शायरी सुनाए 20 मिनट के लेक्चर को 1 घंटे तक लंबा खींचे हुए, है ना, आपका टाइम बर्बाद ना किए हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, कम समय में एकदम सॉलिड कंटेंट आपको मिले, जिससे आप जो भी हमारे बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस है, आईबीपीएस आरआरबी है, एसबीआई है और आरबीआई है। हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी की और असिस्टेंट की। और जब मैं पीओ की बात कर रहा हूँ आईबीपीएस की, आईबीपीएस आरआरबी की, तो उसमें पीओ भी इंक्लूडेड है, क्लर्क और असिस्टेंट भी इंक्लूडेड है। एसबीआई में आपका पीओ और एसोसिएट इंक्लूडेड है, और साथ में जितने भी आपके इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं, एलआईसी है, जीआईसी है, ठीक है, और जीआईसी के जो भी आपके एसोसिएट्स हैं या सब्सिडरीज हैं कंडक्ट करती हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही है। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं कम समय में जीरो से लेकर के एडवांस, यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको चीजें कवर कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए, जब आप पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं एग्जाम में, तब तो आपको वो वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं जहां पर टीचर चिल्ला चिल्ला करके आपको 20 मिनट की क्लास डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तक खींचता है ना, और लंबी लंबी शायरियां सुनाता है। लेकिन जब आपका सेकंड अटेम्प्ट होता है, थर्ड अटेम्प्ट होता है, तो आप जीवन में सच्चाई पर आ जाते हैं। तो मेरा 8 साल का अनुभव है पढ़ाने का इस बैंकिंग इंडस्ट्री में, ऑफलाइन और ऑनलाइन में। और मैंने खुद भी बैंकिंग का एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है, पीओ का और क्लर्क का। तो मैं आपको यहाँ पर सॉलिड जो भी बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है वो प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस आपको प्रॉपर यूट्यूब चैनल में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और ये कोर्स वो है दोस्त, जिसके लिए आपको कई हजार रुपए पे करना पड़ता है, तब आपको ये कोर्स मिलता है, और कई जगह पर आप सेटिस्फाई भी नहीं होते, सो परेशान होते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो भी कैंडिडेट सीरियस है, जिनको सच में एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो वो आप बिल्कुल तसल्ली के साथ इस कोर्स को पूरा कवर कीजिएगा। मैं इसको जल्दी लगभग 15 से 20 दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक है, अभी आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, आरआरबी का ऑलरेडी प्री हो चुका है। आज ही संडे को, यानी कि जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 अगस्त 2023 को अभी एग्जाम हुआ है प्री का। तो मैं जल्दी से जल्दी फटाफट इसको कवर करने का प्रयास करूंगा। तो ये जरूरी था पहले लेक्चर में बोलना, अब इसके बाद में इतना टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं होगा किसी भी वीडियो। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सीरियस कैंडिडेट है उनके पास इसको भेज दीजिएगा। बाकी जो टाइम पास करने के लिए घूम रहे हैं उन लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, उनको घूमने दीजिए, जब उनका दिमाग ठिकाने आएगा वो पढ़ना शुरू कर देंगे। जब भी हम लोग बैंकिंग की बात करते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, तो जो भी आपके बैंकिंग के एग्जाम है उन सभी में आज के समय में इसका जो वेटेज है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बढ़ गया है। लेकिन जब आप आरबीआई, नाबार्ड, सेबी को देने जाते हैं, एसबीआई को देने जाते हैं, तो बैंकिंग जो टर्मिनोलॉजी है उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी फैक्ट को मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेक्चर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं सिर्फ बातें करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में जब से ये शुरुआत हुई तब से अभी तक, यानी कि 6 अगस्त 2023 तक क्या चल रहा है। ठीक है, तो बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग एट अ ग्लांस, यानी कि शुरुआत से लेकर के अभी तक क्या हुआ। शुरुआत से लेकर का मतलब यह है कि हमारे देश में जो सबसे पहली बैंक हुई थी ये 1770 में ओपन हुई थी, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान की पहली बैंक जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और यानी कि अभी तक क्या हुआ है, 6 अगस्त, याद रखिएगा, 2023 तक। अब इसके बाद क्या होगा तो वो मैं करंट अफेयर के सेक्शन में आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, सो उसके लिए परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं बेसिक से लेकर के बिगनिंग अभी तक हम लोग देखेंगे, और इसके बाद इन सभी टॉपिक को मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा, सो दैट आपके दिमाग में एक मैप क्रिएट हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से चीजें हैं, और ये कोर्स एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंट है या फिर मैं बातें ही कर रहा हूं, ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी कमेंट सेक्शन में जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, सब जरूर लिखें, सभी का वेलकम है। जब भी हम लोग बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की, अच्छा आप देखिए, बहुत सारे बच्चे चिल्लाएंगे कि सर हिंदी में क्यों नहीं है, तो पूरा मेरा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में होगा। ठीक है, और इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में रहने वाला है। एक्चुअली मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, कोई टाइप करने वाला नहीं है, बहुत सारी पीपीटी बनाने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा आपको दोस्त, है ना। तो मैं दोनों लैंग्वेज में ही इसको एक्सप्लेन करूंगा, और हिंदी में एक्चुअली जो बैंकिंग के टर्म होते हैं, इकोनॉमी के टर्म होते हैं, उनको लिख पाना इतना आसान नहीं होता है ना। कई बार गूगल से ट्रांसलेट करो तो वो कुछ का कुछ मीनिंग निकालता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो चीजों को समझिए। जब भी हम लोग भारत में बैंकिंग व्यवस्था की बात करते हैं तो इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है दोस्तों
स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1947 से पहले, 1947 से पहले का मतलब है कि जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन था, ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि हम लोग बात कर रहे होंगे किसकी, ब्रिटिश एरा की, जब हमारे देश में गोरे लोग काम करते थे। गोरे लोग मतलब तो जानते हो ना, यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, फिरंगी लोगों की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों उनका तो एक ही सपना था, अपना सपना मनी मनी, कि भारत से जितना हो सके बड़ी मात्रा में पैसा कमाओ और लूट पाट करके भारत से चले जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आई हमारे देश में कौन सी, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन का मतलब होगा दोस्तों स्वदेशी, यानी कि वो बैंक है जहां जहां पर हमारी खुद की ओनरशिप रही होगी, हमारे खुद के लोगों ने इनको स्थापित किया होगा, ठीक है, अपने खून पसीने से यहाँ पर चीजों को किया होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे किसके बाद, आफ्टर 1947। और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कौन सी है, बिफोर 1947। तो 1947 के पहले की बैंक है वो बिफोर इंडिपेंडेंस है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, ठीक है। अब देखो बैंक का फर्क, फंक्शन क्या होता है, बैंक का रोल क्या होता है, वो मैं अलग से जब प्रॉपर लेक्चर शुरू करूंगा तो वहां पे देख लेंगे कि बैंक का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है। तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और भी वेरियस एक्टिविटीज ऑपरेट करती है। आज के समय में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, आपकी लॉकर फैसिलिटी, ठीक है, ये सब आपको एडवांसेस लोन करती है। तो ये सारी फैसिलिटेड बैंक के द्वारा की दी जाती है। तो बैंक को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, जो क्रेडिटर और डिपॉजिटर के बीच में काम करती है, यानी कि क्रेडिटर और बोरोवर के बीच में काम करती है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि दो लोगों के बीच में ये वर्क करता है, इसलिए इसको हम लोग बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। वो फिर दो तरह की होती हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग में शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, तो वो हमारा डिटेल का पार्ट है। अभी सिर्फ हम लोग बिगिनिंग से लेकर के अभी तक क्या हुआ है उसको देख रहे हैं। अब देखिए इसमें ऑलरेडी आपने पढ़ा कि बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करोगे यानी कि आप 1947 की, तो दोस्तों इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन से, ये फिरंगी बैंक है, यानी कि वो सब अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई होंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप देख पा रहे होंगे ये सभी वो बैंक हैं जिनकी स्थापना भी अंग्रेजों ने की और जिनको ओन भी अंग्रेज ही किया करते थे, यानी कि पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट था वो भी यही लोग हुआ करते थे, और साथ में जो पैसा भी होता था, कैपिटल यानी कि जो फंड डाला था इन बैंकों के फाउंडेशन में, वो भी गोरे लोगों ने ही डाला हुआ करता था। तो भारत में हमारे ऊपर ये बहुत सारा टैक्स लगाते थे, डबल तरीके से हमारा शोषण कर रहे थे ना। आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में हम ही से लूटते थे, हम ही से सैलरी लेते थे, और जो भी पैसा बचता था वो पूरा ब्रिटेन में भेज देते थे। तो हमारे ही देश के रेवेन्यू का हमको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हमारे देश में धन का शोषण हुआ, अपवाहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। दूसरी आपकी कौन सी, स्वदेशी बैंक है। तो स्वदेशी बैंकों में अगर आप देखोगे तो भारत में एक सबसे पहली बैंक आई 1911 के आसपास, ठीक है, याद रखिएगा। ये बैंक ऑफ इंडिया इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ इंडिया। और ये हमारे देश के हम लोग इनको सबसे पहली बैंकों के तौर पर जानते हैं, ठीक है, जिसमें भारतीय निवेश आना शुरू हो गया। और 1947 से पहले की मतलब जितनी भी बैंक है आपकी वो कौन सी है, फिरंगी बैंक। अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करने जाएं तो जो फिरंगी बैंक है ये हमारे देश में रही, और इसमें बहुत सारी बैंकें हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान हम पढ़ेंगे, जनरल बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक आपने सुनी होगी, ठीक है। इलाहाबाद बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है। ये सब कैसी थी, फिरंगी बैंक है, क्योंकि शुरुआत में इलाहाबाद बैंक और जो पंजाब नेशनल बैंक थे इन सबके जो फाउंडर वाउंडर वगैरह थे वो सब ब्रिटिशर से हुआ करते, ठीक है। बाद में जब हमारे देश में स्वदेशी अभियान चला 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद, तो लोगों में स्वदेश की भावना जागी, बायोकॉट अभियान चला गया कि विदेशी जो भी प्रोडक्ट उसका बायोकॉट किया जाना चाहिए। तो हमारे देश के कुछ लोगों ने मिलकर के ऐसी बैंक स्थापित की जिसमें मैनेजमेंट भी हमारा था और ओनरशिप भी हमारी थी, तो उनको हमने क्या नाम दिया, स्वदेशी बैंक नाम, ठीक है। तो ये सब किसके पहले की बात है, बिफोर 1947 की पहले की बात, समझ में आ गया। अच्छा, अब उसके बाद है हमारा बैंकिंग सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहां पर हमने बहुत सारी चीजें करना शुरू करेंगे। जैसे ही हमारा देश 1947 में स्वतंत्र होगा तो हमारे देश का जो सबसे पहला जो हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव थे उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी कि हमारे देश में आर्थिक सुधार किए जाए, गरीबी को दूर किया जाए। तो हमने पंचवर्षीय योजना को अपनाना शुरू कर दिया। पहले ही हमारी पंचवर्षीय योजना में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर उसके बाद हैवी इंडस्ट्री और अलग अलग क्षेत्रों में फोकस करना शुरू किया गया। अब जैसे ही हमारे देश में स्वतंत्रता हुई तो हम लोग चाहते थे कि जो क्रेडिट है, लोन है, एडवांसेस है वो सभी वर्ग को मिले ना, इक्वालिटी ऑफ वेल्थ फॉर ऑल हो। तो स्वतंत्रता से पहले देखा जाए तो जो बैंकें थी वो लगभग आप कह सकते हैं जो अमीर वर्ग था उन्हीं का पूरा अधिकार था। यानी कि
पैसा तो पूरी गरीब जनता सबके द्वारा जमा किया जाता था, लेकिन जब लोड एडवांसेस की बात आती थी तो जो अमीर वर्ग होता था, रिच हाउस होल्ड थे, उन्हीं को मिलता था। गरीबों को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता था। तो भाई गरीबों को भी यहाँ पर चाहिए था, आम आदमी का भी विकास होना चाहिए था। ये था ना सबका साथ सबका विकास। तो जैसे ही हमारे देश की स्वतंत्रता हुई तो सबसे पहले ये नीड हुई कि हमें सबका विकास करना है, सबको साथ लेके चलना है। सबको साथ लेके चलना है तो ये उस समय जो बैंक थी उन पर प्राइवेट होल्डिंग थी, उनको तो ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो किसको फोकस करते हैं? रिच हाउस होल्ड को फोकस करते हैं। तो सरकार ने सोचा कि हम लोग इसमें अपना होल्डिंग करते हैं। अपना होल्डिंग मतलब हमारी डिसीजन पावर हो। अब सरकार की डिसीजन पावर तब होगी जब उनकी ओनरशिप हायर होगी, उनकी शेयर होल्डिंग हायर होगी, क्योंकि डिसीजन पावर डिपेंड करती है शेयर होल्डिंग। सीधी सी बात आप ये समझिए कि किसी मकान में आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं है तो उस मकान में क्या क्या चीजें परिवर्तित करनी है, कैसे कर नहीं करनी है, उसमें आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं? ले नहीं सकते भाई। आपके नाम पर मकान है, आपके नाम पर रजिस्ट्री है, तो आप जैसे चाहे उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? ओनरशिप पे डिपेंड करता है। तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी ओनरशिप को कम करेंगे और इसमें सरकारी ओनरशिप को बढ़ाएंगे। सरकारी ओनरशिप बढ़ाएंगे मतलब इनकी शेयर होल्डिंग जो है वो सरकारी कर देंगे। तो यही क्या कहलाता है? नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब ही यही है, टू चेंज या टू ट्रांसफर या टू कन्वर्ट प्राइवेट इक्विटी इनटू द गवर्नमेंट इक्विटी। तो राष्ट्रीयकरण उस समय का आप कह सकते हैं, तो आर्थिक सुधार तो था ही, लेकिन ये याद रखिएगा एक सामाजिक सुधार था, उस समय की नीड थी ये। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो अमीर वर्ग के पास ही सारे रिसोर्सेज चले जाते। अच्छा, और आप दूसरा तो ये जानते हो कि लगभग 1947 से लेकर के, अगर आप देखने जाएं 1947 से लेकर के दूसरा 1992 तक हमारे देश की जो इकोनॉमी रही है वो बहुत हद तक सोशियलिज्म इकोनॉमी रही है। सोशियलिज्म तो आप जानते हो ना, जिसमें हम लोग गरीबों का भी विकास करते हैं, हर हर वर्ग का ध्यान देते हैं। आज के समय में हम लोग कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो फ्री इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है। लेकिन लगभग हमने यूएसएसआर की जो सोशियलिज्म आइडियोलॉजी थी, क्योंकि एफवाई जो 5 ईयर प्लान थे उनको अडॉप्ट किया था, तो इसको भी हमने अडॉप्ट कर लिया। तो हमारे देश में जो नेशनलाइजेशन है वो कई भागों में हुए। ठीक है, अब किस तरीके से हुए उस पर भी हम लोग जाएंगे और किस तरीके से आपकी चीजों का नेशनलाइजेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले देखना देना समझना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने नेशनलाइजेशन की बात की तो मैंने आपको बताया नेशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा टर्म है। नेशनलाइजेशन की बात करोगे तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में समझ में आ जाएगा। नेशनलाइजेशन है क्या? आई होप की बहुत क्लियर है कि जब आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आपकी प्राइवेट शेयर है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि प्राइवेट इक्विटी है, ठीक, या फिर आप इसी को क्या कह सकते हो कि प्राइवेट जो ओनरशिप है दोस्तों, है ना। क्योंकि किसी कंपनी में जो ओनरशिप है वो या तो प्राइवेट होगी या फिर गवर्नमेंट होगी या फिर दोनों की हो सकती है, तो डिपेंड करेगा किसका कितना परसेंटेज। तो जब आप इसको ट्रांसफर करते हो किसमें? गवर्नमेंट ओनरशिप में दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको जब गवर्नमेंट इक्विटी में ट्रांसफर करते हो तो वो क्या कहलाता है? नेशनलाइजेशन कहलाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इक्विटी को प्राइवेट में ट्रांसफर कर लोगे तो क्या कहलाएगा? प्राइवेटाइजेशन। तो ये निजीकरण कहलाएगा। वो राष्ट्रीयकरण है और ये निजीकरण है। समझ में आ गया? तो आई होप कि अभी क्लियर है। तो जैसे आईडीबीआई का क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन ही किया गया। आज के समय में जितनी भी बैंक चल रही है वो सब प्राइवेट बैंक ही चल रही है। एलआईसी में भी शेयर बेचे जा रहे हैं। अभी एक मॉडल आ गया जिसका नाम है ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो सरकार प्राइवेट कंपनियों की भी भागीदारी रख रही है और अपनी भी भागीदारी रख रही है। तो वर्तमान में प्राइवेटाइजेशन का दौर है और शुरुआत में जो चला था वो क्या था? राष्ट्रीयकरण का दौर था। तो सवाल ये है सबसे बड़ा कि क्या नेशनलाइजेशन सक्सीड हुआ या फेल्योर हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, इंटरव्यू में कई बार इस तरह के सवाल होते हैं, कैन नेशनलाइजेशन सक्सीड इन इंडिया और फेल्ड। ठीक है, तो हमारे देश में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था सफल हुआ या फेल हुआ? सीधी सी बात है, जब प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा तो क्या हुआ होगा? फेल हुआ होगा। क्यों फेल हुआ होगा? उसके पीछे थोड़े से आप चाहें तो मतलब पॉइंट लिख सकते हैं चैट सेक्शन में, सभी के लिए ओपन होगा। तो हमारे देश में सबसे पहला नेशनलाइजेशन हुआ दोस्तों किसका? आरबीआई का। उसके बाद आपका किसका नेशनलाइजेशन होता है? एसबीआई का। और इसके कौन थे? एसोसिएट। तो आपको मालूम होगा कि एसबीआई के शुरुआत में 5 एसोसिएट्स थे। उसके बाद कौन आ जाती है? आपकी एलआईसी भी आ जाती है। ठीक है, आपने रेलवे के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने एयरवेज के बारे में भी पढ़ा होगा, तो इनका भी सबका नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद अगर आप देखने जाएं तो जीआईसी का भी नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, लेकिन खासतौर से अगर हम लोग बैंकिंग की बात करने जाएं, जो हमारे देश में अलग अलग मेगा बैंकिंग नेशनलाइजेशन हुआ वो 2 बार हुआ। एक हुआ 1969 में और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं 1980 में दोस्तों। ठीक है, तो 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज हो गई थी और 1969 में आपकी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। तो ये एक मेगा नेशनलाइजेशन था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मेगा नेशनलाइजेशन था, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब आरबीआई तो 1949 में नेशनलाइज हुई। ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं शुरुआत में प्राइवेट
इक्विटी के तौर पर थी, ठीक है। एसबीआई का 1900 याद रखिएगा 56 में राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका एसोसिएट का 1959 में हुआ। एलआईसी का 1956 में हुआ दोस्तों, ठीक है। रेलवे का तो आपने पढ़ा ही है 1950 में हुआ, ठीक है। एयरवेज का आपका 1953 में हुआ। और जो जीआईसी का हुआ दोस्तों वो कब हुआ याद रखिएगा 1973। अब इसका पूरा डिटेल पार्ट मैंने बोला कि तसल्ली रखिएगा, मैं सब कुछ करा दूंगा, A to Z करा दूंगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको हजारों पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस ये नोट्स आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और आराम तरीके से इनके प्रिंट आउट निकाल के पढ़िएगा तो ठीक है। तो ये राष्ट्रीयकरण क्या था मैंने आपको समझा दिया, और इस तरीके से किस तरीके से रिफॉर्म था ये हमने देख लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में सबसे पहला एक सवाल होता है कि हमारे देश में पहली बैंक कौन सी थी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आपको मिलेगा, व्हाट विच वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया। तो हमारे देश में सबसे पहली बैंक कौन सी थी, ठीक है। देखो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि बैंक से पहले कोई लोन देने और बोरो करने का सिस्टम नहीं था। उस समय सेठ और साहूकार हुआ करते थे। सेठ और साहूकार तो जानते हो ना भाई साहब, किसी सेठ ने किसी गरीब किसान को, मजदूर को दे दिया लोन, है ना। अब वो वापस नहीं पे कर पा रहा है तो या तो उसको जीवन भर के लिए अपने घर में मजदूरी के लिए लगा लेते, तो उसके परिवार का भी मजदूरी में लगा लेते, पता चला उसके बच्चे को घर में लेके चले गए, है ना। पता चला उस मजदूर को उन्होंने उसकी जमीन हथिया ली और उसको कोड़े से पीट रहे हैं, कभी कभी पीट पीट करके मार भी देते। तो ये जो सिस्टम था ये बहुत ही गलत सिस्टम था, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं था हमारे पास। तो अंग्रेज सबसे पहली बार एक सिस्टमैटिक वे लेकर के आ गए, लेकिन लूटने का तरीका ये भी था, ये मॉडर्न लूटने का तरीका था, समझ में आ गया ना। ये मॉडर्न लूटने का तरीका था, और वो जो सेठ साहूकार किया करते थे वो एंशियंट कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो पुराना लूटने का तरीका था। तो तरीके तो दोनों लूटने का ही थे, ठीक है। अब देखो जरा इसमें हमारे भारत की जो सबसे पहली बैंक बनी उसका नाम था हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जो पहली बैंक आई याद रखिएगा, ठीक है, उसका नाम क्या बना, दैट इज 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब इसकी अगर आप लोकेशन की बात करने जाओ तो ये लोकेशन क्या थी, कलकत्ता यानी कि कोलकाता, ठीक है ना। और अलेक्जेंडर एंड कंपनी, तो एक हमारे देश में याद रखिएगा एक ऑर्गेनाइजेशन आई जिसका नाम था अलेक्जेंडर एंड को। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसने हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज को स्थापित करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब 1770 ही क्यों? तो देखो जो भी थोड़ी बहुत बच्चे हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे उनको मालूम है कि 1757 में हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। तो ये जो प्लासी का युद्ध था इसमें बंगाल का जो नवाब था वो पराजित हो गया और लॉर्ड क्लाइव को अधिकार मिल गया बंगाल, और पूरा रेवेन्यू मिल गया, उनके हाथ में मिल गया, और साथ में टैक्सेशन वगैरह सब मिल गया, और लॉर्ड क्लाइव को बना दिया गया बंगाल का डिप्टी नवाब। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद 1764 में देखोगे तो एक बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने बाकी 3 और राजाओं को सम्मिलित तरीके से अंग्रेजों ने हरा दिया। अवध के नवाब को भी हरा दिया, दिल्ली के मुगल राजा को भी हरा दिया, और बंगाल के राजा को फिर से हरा दिया। तो अब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सबके दीवानी राइट्स मिल गए। तो जब दीवानी राइट्स मिल गए तो ये पूरी तरीके से सिक्योर हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से। इन्होंने बोला कि भाई साहब अब तो हमारा ही राज है, और सब लोग हमको बोलेंगे जहां अपना तो सिगरेट हो तोहफा कबूल करो, ठीक है। तो इन्होंने भारत में जब देखा कि अब सारी चीजें सेफ हैं तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये जो संस्था थी इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर हमारे देश में बैंकों को स्थापित करना शुरू कर दिया 1770 में। लेकिन बाद में ये बैंक क्या होती है दोस्तों, फेल हो जाती है, और ये 1830 में क्या हुआ, लिक्विडेट हो गई, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे देश में कुछ और भी बैंकें आई, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, वैसे मैं आपको जब डिटेल में कराऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। जनरल बैंक ऑफ इंडिया आ गई हमारे देश में, ठीक है। तो ये भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं गई, 1700 आप कह सकते हैं कि ये 76 के आसपास आई, और बाद में जाकर के ये 1781 के आसपास फेल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे देश में एक बैंक आई, बैंक ऑफ बंगाल, याद रखिएगा बैंक ऑफ बंगाल। मैं इसका टाइम पीरियड लिख देता हूं, दैट इज 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे याद रखिएगा, दैट इज 1840। और ये है आपका बैंक ऑफ ये है मद्रास, ठीक है, सॉरी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वो बैंक ऑफ जो बंगाल है इसका पुराना नाम बैंक ऑफ कोलकाता हुआ, बाद में इसका नाम रिनेम हो गया 1809 के आसपास, है ना। और इनको सबको क्या नाम दिया जाता है, प्रेसिडेंशियल बैंक, क्योंकि जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास थी ये ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी का मतलब है जहां से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन भारत में चलाया करते थे। तो जैसे वेस्टर्न पार्ट था तो वो पूरा बॉम्बे से रेगुलेट करते थे, साउदर्न को मद्रास से रेगुलेट करते थे, और ईस्टर्न पार्ट को बंगाल से रेगुलेट किया करते थे। तो ये 3 इनकी प्रमुख लोकेशन थी। तो इन 3 प्रमुख लोकेशन में इन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी मुख्य बैंकें स्थापित कर दी। बंगाल में हो गई, मद्रास में हो गई, और साथ में कौन सी होगी, बॉम्बे में होगी, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में इनका पूरी तरीके से शासन था, और यहाँ पर इन्होंने बफर लोकेशन बना रखी थी क्योंकि उस समय राजा रंजीत सिंह वगैरह सब कुछ चल रहे थे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सिख साम्राज्य भी था,
और बाकी दूसरी शक्तियों के आक्रमण का भी डर रहता था, ओटोमन एम्पायर वगैरह, ठीक है। तो इन्होंने खासतौर से ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो इनको हम लोग प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं। और हमारे देश में जो सबसे पहली करेंसी जो लेकर के आए वो प्रेसिडेंसी बैंक लेकर के। आप ये कह सकते हैं कि जब आरबीआई नहीं था तो ये जो बैंक थी ये एक सेंट्रल बैंक के तौर पर काम करती, ठीक है। बाद में इन्हीं बैंकों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, वो भी कब 1921 में, और इनको एक सिंगल बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ये होने का उस समय सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि भारत में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगर आपने पढ़ा हो, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम के तहत 1919 के तहत बहुत सारी चीजों इन्होंने सुधार करना शुरू किया और उसी के तहत इन तीनों बैंकों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास में यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा, बैंक ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, और बैंक ऑफ कौन सा हो गया, मद्रास हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंकें जो थी आपकी कौन सी थी, प्रेसिडेंशियल, और ये बाद में क्या बन गई, इंपीरियल बैंक बन गई। इंपीरियल बैंक बनी 1921 में। अच्छा, फिर बाद में क्या होता है, हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है तो एक कमेटी आती है जिसका नाम होता है एडी गोरेवाला कमेटी। तो इस एडी गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन से यही बैंक जो होती है वो किसमें चली जाती है, एसबीआई में। तो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल रहता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में किसमें चली गई, एसबीआई में चली गई दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली बिफोर इंडिपेंडेंस। अब इसमें और भी मैं बहुत सारी बैंकें बताऊंगा डिटेल में जो एग्जाम में छोटी छोटी पूछी जाती हैं, ठीक है। याद रखिएगा उनके सारे, बैंक ऑफ अपर इंडिया के बारे में पढ़ने जाएंगे, इलाहाबाद बैंक के बारे में पढ़ने जाएंगे, बीएनबी के बारे में पढ़ने जाएंगे जो बिफोर 1947 के पहले की है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमारे देश में 1947 में स्वतंत्रता हो गई फाइनली। अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। भारत छोड़ने के पीछे बहुत सारे कारण थे। हमारे देश में अलग अलग रेवोल्यूशन हो रहे थे और वो द्वितीय विश्व युद्ध भी एक बड़ा कारण था। आजाद हिंद फौज भी पीछे पड़ी हुई थी अंग्रेजों की। तो बहुत सारे कारण थे और अंग्रेज ऑलरेडी भी फाइनेंशियली बहुत सारे वीक हो चुके थे, ठीक है। तो जैसे ये छोड़ करके गए तो हमारे देश में नई सरकार बनी, सेकुलर सोशलिस्ट है ना, इंटीग्रेटिक सरकार बन गई, हमारा देश डेमोक्रेटिक हो गया। तो जब हमारा देश डेमोक्रेटिक हो गया तो मैंने आपको बताया कि हमने सोचा कि भाई सेठ और साहूकार का जो कब्जा है, यानी कि जो प्राइवेट हाउस होल्ड का कब्जा है बैंकों पर, वो खत्म करना है और हम चाहते हैं कि सबका विकास सबका साथ। तो सभी लोगों को पैसा मिले, खासतौर से जो जरूरतमंद है उनको भी पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, सोचा कि ऐसा करते हैं कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें सरकार का ओनरशिप रखते हैं कि सो दैट डिसीजन पावर हमारी हो, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसानों को कितना लोन देना है, गरीब लोगों को मकान निर्माण के लिए कितना पैसा देना है, ठीक है, एमएसएमई के लिए कितना पैसा जाना चाहिए, एजुकेशन लोन के लिए पैसा कितना जाना चाहिए, तभी डिसाइड कर पाएगी सरकार जब सरकार के पास ओनरशिप होगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमने जो रिफॉर्म किया वो क्या था, राष्ट्रीयकरण था। आपने पढ़ा राष्ट्रीयकरण क्या है, कि जब हम लोग प्राइवेट इक्विटी को गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दें। तो आपने पढ़ा कि आरबीआई का कब हुआ, 1949, एसबीआई का पढ़ लिया 1956, एसबीआई का एसोसिएट का पढ़ा था 1959। एसोसिएट कौन कौन से थे जो अब खत्म हो गए, सब मर्ज हो गए एसबीआई के साथ, वो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। एलआईसी 1956, कितनी एलआईसी इंश्योरेंस, कितनी इंश्योरेंस कंपनीज का मर्जर हुआ था, वो हमारा डिस्कशन का पार्ट है। एसोसिएट ऑलरेडी मैंने बता दिया 1959, है ना, आपने सुना होगा। एक ये बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ ट्रावणकोर, बीकानेर एंड जयपुर, है ना, ये सब आपने पढ़ी होंगी। तो ये सब आपके एसोसिएट हुआ करते थे। फिर जो मेगा नेशनलाइजेशन हुआ दोस्तों, ठीक है, वो हुआ फर्स्ट मेगा नेशनलाइजेशन 1969 में। तो 1969 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप पढ़ते हो, इसरो की स्थापना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, नेवी की स्थापना, है ना, इकोनॉमी को नोबेल प्राइज कैटेगरी में जोड़ा जाना, यूएससी का अपोलो 11 चंद्रमा पे पहुंचना, वो नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, वो सब पढ़ा हुआ, ठीक है। तो 14 बैंक, ये यहाँ पर कितनी बैंक नेशनलाइज हुई, 14। फिर जीआईसी का हो गया 1973 में और 6 बैंकें नेशनलाइज हो गई कब, 1980 में दोस्तों, समझ में आ गया। अब वर्तमान में कभी पूछा गया कि टोटल पीएसबी कितनी है दोस्तों। अब टोटल पीएसबी देखो, वर्तमान का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं 6 अगस्त 2023 तक की गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि बैंक में कब क्या बदल जाए कोई फिक्स नहीं है। मान लो कब आपके प्रधानमंत्री या मिनिस्टर आ जाए, बोल दे मित्रों, है ना, और हम इतनी बैंकों को इतनी में मर्ज कर रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर, तो अपने टाइम के साथ अपडेट करना। तो हमारे पास 12 पीएसबी है मित्रों, है ना, और इस 12 पीएसबी में याद रखिएगा 11 नेशनलाइज्ड है, और वो सब कौन कौन सी हम लोग लिस्ट में देखेंगे। और एक आपकी कौन सी है, एसबीआई। एक बहुत ही कॉमन सवाल रहता है, कैन एसबीआई इज अ नेशनलाइज्ड बैंक, तो आंसर है नो। क्यों नहीं है, आप चाहें तो कमेंट में बताइएगा, वरना जब मैं एसबीआई पढ़ाऊंगा तो देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमारे देश में इतनी सारी राष्ट्रीय बैंक आ चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये था कि ये जो बैंकिंग सिस्टम था, राष्ट्रीय बैंक, ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि आपके जो सिटीज थी, शहर थी, यहां तक पहुंच चुकी थी सर्विसेज, लेकिन अभी क्या रह गया था, रूरल एरियाज। तो ये जो रूरल एरियाज थे, यानी कि जो रिमोट एरियाज थे, यहां पर अभी बैंकिंग सिस्टम नहीं था। तो भाई साहब, शहरों में तो वैसे भी लोग समझदार थे, तो अपनी फाइनेंशियल स्थिति को वैसे भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कहां नहीं मैनेज हो पाती, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो सरकार ने देखा कि हमारा जो राष्ट्रीयकरण का प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं।
अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट बैंकें थी, लेकिन भाई वो बहुत महंगी थी। कोऑपरेटिव बैंकें थी, लेकिन कोऑपरेटिव बैंकों की सिचुएशन आप जानते हो किस तरीके से है। तो सरकार ने क्या बोला कि सोचा कि हम लोग ऐसी संस्था लेकर के आए सो दैट हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पाए। तो ये बात है 1900 कब की, 74-75 के आसपास की, 1974-75। उस समय हमारे देश की जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी, है ना। हमारे देश में चौथी और पंचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने एक वर्ड बोला कि हम लोग, अगर हमारी सरकार आई अपनी मैनिफेस्टो में, तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक को लेकर के आएंगे। मैनिफेस्टो तो जानते हो ना, सरकार का अपना एक घोषणा पत्र होता है जिसमें सरकार बोलती है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी एक 20 पॉइंट थ्योरी दे दी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग जो ये 20 वादे कर रहे हैं ये पूरे करेंगे। उन 20 वादों में एक वादा कौन सा था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों को पहुंचाना। अब सरकार तो बन गई इंदिरा गांधी जी की, बाद में इमरजेंसी भी लगी, गिरी भी सरकार, फिर आपकी दूसरी सरकार आती है, मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजन वो भी लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने वादा किया था कि भाई साहब देखो, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों पर बैंकों को लेकर के आएंगे। तो फिर इन्होंने 1975 में एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट लेकर के आए, ठीक है। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। आरआरबी, जो आईबीपीएस आरआरबी है उसका प्री हो चुका है, पीओ का, अभी मेंस तक मैं आपका ये कवर करा दूंगा, सो डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा, तसल्ली से करेंगे, है ना। तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट आ गया। उन्होंने सोचा कि हम लोग ऐसी बैंक लेकर के आते हैं जिसमें प्रोफेशनलिज्म भी हो और रीजनल लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज पर भी आधारित हो। तो आरआरबी आपने देखी होगी लोकल लैंग्वेज पर ऑपरेट होती है। लेकिन वर्तमान में आरआरबीज भी सफल नहीं है, क्योंकि ये भी लगातार मर्ज होती चली जा रही है और कम होती चली जा रही है। हर एक राज्य में इनका भी बुरा हाल है, बहुत सारे कारण है, ठीक है। दूसरे, हमारे देश में कोऑपरेटिव बैंक को प्रॉपर स्ट्रक्चर करने के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आ गया दोस्तों की, कि अब जो भी बैंक आएंगी कोऑपरेटिव, वो भी एक एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगी, 1965। वैसे इनकी कहानी बहुत पुरानी है। और फिर एक आया दूसरा, कौन सा, लोकल एरिया बैंक, 1999 में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए हमारे पास लोकल एरिया बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, और दूसरा कौन सा है आपका, कोऑपरेटिव बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक जिसमें सरकार की ओनरशिप होती है 50, स्टेट की होती है 15, और स्पॉन्सर बैंक की होती है कितनी आपकी, 35%, ठीक है। तो ये हमारे स्वतंत्रता के बाद देखो अभी सब चल रहा है, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है किस तरीके से चीजें चल रही हैं। हमने शुरुआत किया था फिरंगी बैंक से, फिर राष्ट्रीयकरण, स्वदेशी, और ये सब अभी पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने देखा कि यार हम लोग कॉमर्शियल बैंक तो ला चुके हैं। कॉमर्शियल बैंक मतलब जहां पर आप डिपॉजिट कर सकते हो, लोन ले सकते हो, और भी बहुत सारी अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली सिचुएशन कर सकते हो, सिक्योरिटियां भी बेच सकते हो, खरीद सकते हो, है ना। हमने सोचा कि हमारे देश में भी कोई ऐसी बैंक नहीं है जो डेवलपमेंट बैंक के तौर पर काम करे। इंस्टीट्यूट बैंक का मतलब होता है दोस्तों डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक का मतलब है कि नॉन कॉमर्शियल, इनका पब्लिक से ज्यादा कोई ऐसा वो कनेक्शन नहीं होगा। और ये पर्टिकुलर क्या करेगी दोस्तों, किसी सेक्टर को फोकस करेगी, ठीक है। किसी सेक्टर, कोई ऐसी बैंक होगी जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने का काम करेगी, उसमें कैसे हम लोग बेहतर करें, क्रेडिट वगैरह अलोकेट करें। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फोकस करेगी, कोई हाउसिंग पे फोकस करेगी। तो हम लोग ऐसी बैंक लेकर के आना चाहते थे। तो क्या हुआ कि सबसे पहली एक बैंक आई स्वतंत्रता के बाद जिसका नाम था आईएफसीआई, ठीक है। आईएफसीआई, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में स्थापित हुई 1948 में। लेकिन आज के समय में ये एग्जिस्ट करती है, बट इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितने बाकी जो बाद में इंस्टीट्यूट आए उन्होंने बेहतर कर लिया, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम नाबार्ड लेकर के आ गए। बीसी रोमन कमेटी आई और उन्होंने एक नाबार्ड एक्ट आया 1981 में, और ये बैंक हमारी आ गई 1982 में, ठीक है। ग्राफिक कार्ड हम लोग कमेटी पढ़ेंगे इसका, वर्तमान में पेड अप कैपिटल कितने कितने एसोसिएट है, सब्सिडीज है, सब कुछ करूंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर के एंड तक कराऊंगा। बस एक प्रॉमिस आपको करना होगा कि आप इनको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, है ना, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर फालतू के वीडियोस में जहां पर लंबी लंबी शायरी सुनाई जा रही है। और अगर आपको सुनना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, 1982 में आ गया। 30,000 करोड़ का पेड अप कैपिटल इस समय, और पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस करता है। सरकार पूरी तरीके से सरकार के द्वारा ओन्ड है ये, ठीक है। पहले आरबीआई का भी ओनरशिप था, अभी खत्म हो गया। फिर आपकी दूसरों कौन सी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम करता है, ठीक है। एक्सिम बैंक, तो ये पूरी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर काम करता है दोस्तों, ठीक है। पहले एक्चुअली में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम करता था वो आईडीबीआई किया करता था। आईडीबीआई 1964 में आया था। लेकिन आईडीबीआई की एक बहुत दुख भरी कहानी है कि पहले वो आरबीआई के अंडर ओन था, फिर गवर्नमेंट के अंडर में आ गया बेचारा। उसके बाद वो पहले डेवलपमेंट बैंक ही था, फिर बाद में उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू हुई, है ना। सब कुछ करके देख लिया, फाइनली अब वो प्राइवेट हो गया, ठीक है। तो उसकी दुख भरी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। अब आईडीबीआई का जो था वो डेवलपमेंट बैंक के तौर पे भी था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, तो उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए एक एक्सिम बैंक आया, और ये वर्तमान में पूरी तरीके से गवर्नमेंट पर ओन्ड है, ठीक है। ये भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर मुंबई में।
अच्छा, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बॉडी लेकर के आए जिसका नाम था ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये भी 1957 में आ गया कि भाई साहब बड़े बड़े जहाजों में, शिप में आपका माल जाता है ना दूसरे देशों में, और आता भी है, तो वो भी तो इंश्योर्ड होना चाहिए। आज के समय में इंसान अपना भी इंश्योरेंस कराता है, वो ट्रेवल कर रहा है एक शहर से दूसरे शहर, पता नहीं कि बीच में क्या हो जाए, गाड़ी का भी इंश्योरेंस कराते हो, पता नहीं क्या हो जाए, तो भाई साहब कम से कम रिकवरी तो मिलेगी, घर वालों को पैसा तो मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो व्यापारी अपना माल बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसको भी लगता है कि भाई हमारा भी इंश्योरिटी हो जाए। समझ में आ गया ना? तो उन्होंने क्या किया कि एक ईसीजीसी को लेकर के आ गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1957। फिर आपका एनएचबी आया, नेशनल हाउसिंग बैंक, तो ये पूरी तरीके से हाउसिंग के लिए काम करता है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना रियल एस्टेट के, उनको ऑपरेट करता है। सिड भी ये एमएसएमई के लिए काम करता है। एमएसएमई तो आप सब जानते हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, 1990 में आया, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, एनएचबी का दिल्ली में हेडक्वार्टर है दोस्तों, ठीक है। अब एक फिर 2015 में एक हम लोग एक अलग से टूल लेके आ गए, शिशु किशोर तरुण, आपने 3 प्रकार के लोन पढ़े होंगे, तो एक सरकार एक अलग से लेके आ गई, मुद्रा। तो एक स्कीम है जिसके तहत आप बैंक से लोन ले सकते हैं अलग अलग लिमिट तक, 50,000 शिशु, 5 लाख किशोर, और तरुण 10 लाख तक, ठीक है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, मुद्रा याद रहेगा तो काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद कुछ अदर इंस्टीट्यूट भी हैं आपके पास जो पेपर करेंसी वगैरह प्रिंट करते हैं, कॉइन वगैरह मिंट करते हैं, ठीक है। तो एक बॉडी है दोस्तों जिसका नाम है डीआईसीजीसी, याद रखिएगा, ये आरबीआई का सब्सिडरी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई का फुली ओन्ड सब्सिडरी। अब आज के समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारी बैंक फेल हो जाती है, जैसे अभी आपको याद हो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेल हुई थी, पीएमसी। अभी हाल ही में कोई एक सोलापुर करके जो बैंक है वो फेल हो गई, महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव बैंक बहुत डूबती रहती है, लेकिन लोगों का करोड़ों रुपए डूब जाता है, कई बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, पूरी जीवन भर की कमाई चली जाती है। तो एक ऐसी संस्था लेके आए जो बैंक में पब्लिक का डिपॉजिट है उसको इंश्योर कर सके, तो उसका नाम क्या है, डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये पहले 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट को इंश्योर करता था, अब ये 5 लाख के डिपॉजिट तक को इंश्योर करता है। मान लीजिए मेरा बैंक में 10 लाख रुपए है, बैंक डूब गई, उसका ओनर वगैरह भाग गया देश से बाहर, यही होता है हमारे देश में, तो 10 लाख में से 5 लाख तो डीआईसीजीसी दे देगी, बाकी जो 5 लाख बचेगा वो जब बैंक के सारे एसेट्स और सिक्योरिटी वगैरह बेची जाएंगे तब मुझको मिलेगा। इसी तरीके से एक बॉडी है एसपीएम सीआईएल, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इसका एक अलग ही रोल है, याद रखिएगा, इसका एक अलग ही रोल है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, डीआईसीजीसी पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हम लोग जो भी क्वाइंस मिंट से हमारी, ठीक है, जो भी क्वाइन हमारे मिंट होते हैं, ठीक है, आज के समय में 1 रुपए 2 रुपए की क्वाइन, 5 रुपए 10 रुपए के आप देखते हो, ये यहीं पर एसपीएमसीआईएल के अंदर है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर है पूरी तरीके से, याद रखिएगा। और दूसरी तरीके से हमारे साथ में जो पेपर करेंसी प्रिंटिंग नोट्स है, ठीक है, वो भी यही है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नासिक दिवास, मैसूर सल्बोनी, तो मैसूर सल्बोनी बीआरबी एनएमपीएल के अंडर है, याद रखिएगा, ये बीआरबी एनएमपीएल के अंडर है, ठीक है। तो ये भी आरबीआई के द्वारा ओन्ड है, और इसके अंदर आपकी कौन सी आती है, मैसूर, और दूसरी याद रखिएगा सल्बोनी, ठीक है। तो ये दो प्रिंटिंग प्रेस हैं जो हैं, ये इनके अंडर है, सल्बोनी वेस्ट बंगाल में, मैसूर कर्नाटका में, और जो नासिक और देवास है याद रखिएगा वो एसपीएमसीआईएल के अंडर है, ठीक है। नासिक सबसे पुरानी है जहां पर करेंसी प्रिंट होती है हमारी। और फिर उसके बाद एक स्कीम आती है पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी कि आरबीआई ने ये फिक्स कर दिया बैंकों को, देखो भाई साहब गरीबों को लोन देना ही होगा, ऐसा नहीं कि एक अमीर व्यक्ति आ गया और एक किसान आ गया तो आपको किसान को एग्रीकल्चर लोन देना पड़ेगा, कोई बिजनेसमैन आ गया और एक कोई स्टूडेंट आ रहा है एजुकेशन लोन के लिए तो एजुकेशन लोन देना पड़ेगा। तो ये जो पीएसएल स्कीम है, प्रायोरिटी मतलब वो सेक्टर फिक्स किए गए जहां पर हर एक बैंक को अपना पैसा देना ही पड़ेगा। तो यहां पर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर लिमिट फिक्स की गई है, किसका, एएनबीसी का। एएनबीसी का मतलब होता है एडजस्ट नेट बैंकिंग क्रेडिट, की बैंक के पास एनडीटीएल में से सीआरआर एसएलआर मैनेज करने के बाद जो एएनबीसी बचेगा उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको एग्रीकल्चर में, एमएसई में, एमएसएमई में, हाउसिंग के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, एजुकेशन लोन के लिए, जो अदर आपके वीकर सेक्शन उन सभी के लिए एलोकेट करना पड़ेगा। तो हर सेक्टर के लिए अलग अलग है, मैं आपको जरूर कवर कराऊंगा, तो पीएसएल पूरा करने वाले होंगे हम लोग, ठीक है। ये सारे टॉपिक एग्जाम में आते हैं, आपको रिलेट कर पाएंगे। अब देखो हम लोग पहुंच गए सीधे कहां पर, 1991 पर। आपको मालूम है कि 1990 से लेकर के हमारा 92 के बीच में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, और उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, किसके द्वारा, मनमोहन सिंह जी के द्वारा। तो जब क्राइसिस आता है तो उसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें समझ में आया कि भाई साहब हम अपनी इकोनॉमी और क्रेडिट सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए। वो तो हमारे पास गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ था तो उसको हमने बचा लिया। तो समय के जो पीएम थे जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव, दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने एक तो हमारे देश में ओपन इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, याद रखिएगा, एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आ गए। एलपीजी रिफॉर्म का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कि हमने उदारीकरण अपनाना है, जो बैंकों पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल लगा रखे हैं उनको कम कम करेंगे हम लोग, उनको थोड़ा फ्री करेंगे।
प्राइवेटाइजेशन मतलब हम लोग जो सरकारी होल्डिंग 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 चिल्ला रहे हैं वो खत्म करेंगे, प्राइवेट कंपनीज को लेकर के आएंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि वो लोग यार कम रिसोर्सेज का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। भाई हमें सुकून के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, लेकिन जब सर्विसेज की बात करते हैं तो प्राइवेट ही चाहिए हमें। हम लोग बोलते हैं नहीं, दे यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन बेस्ट मैनर। ठीक है, इसको बुरे मैनर में मत लीजिएगा बात। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन मतलब हमने दूसरे देशों के लिए अपने जो दरवाजे हैं वो खोल दिए, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया ना कि लगभग हमारी 1947 से लेकर के 92 में जो इकोनॉमी थी वो सोशल या क्लोज इकोनॉमी के तौर पर थे हम लोग। ठीक है, तो ये जो नरसिम्हन कमेटी आ गई हमारे देश में और इकोनॉमी और बैंकिंग को इन्होंने रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। एम नरसिम्हन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये फादर बोले जाते हैं हमारे देश में रिफॉर्म के। तो लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। तो आरबीआई ने अब जितने भी बैंकों को लाइसेंस दिए वो कैसे दिए, प्राइवेट बैंकों को, और ये 3 राउंड में हुए। 3 राउंड में कब कब हुए हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले 1994 में बहुत सारी बैंकों को लाइसेंस दिए गए, फिर उसके बाद 2003 के आसपास लाइसेंस दिए गए, यस बैंक वगैरह आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे 2013 में, ठीक है, ये बंधन बैंक, आज के समय में हम लोग पढ़ते हैं ना बंधन बैंक, और ये जो पेमेंट बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और ये पेमेंट्स बैंक वगैरह जो है ये सब आना शुरू हुई। ठीक है, तो ये हमारा एलपीजी रिफॉर्म था। अब 1992 में एक और कॉन्सेप्ट आया यूनिवर्सल बैंकिंग, कि हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, ऐसी बैंक के लेकर के आएंगे जो कमर्शियल सर्विसेज भी देगी और नॉन कमर्शियल भी देगी। तो आज के समय में आपने देखा होगा कि जो बैंकें होती हैं वो हम लोग एक ब्रांड के अंडर सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, टू प्रोवाइड ऑल द बैंकिंग प्रोडक्ट अंडर द वन ब्रांड नेम और अंडर द वन रूफ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मैं सिर्फ आपको लोन ही दूंगा, नहीं मैं आपको हाउसिंग लोन भी दूंगा, मैं आपको पर्सनल लोन भी दूंगा, व्हीकल लोन भी दूंगा, हर तरह का लोन दूंगा, बस आप आ जाइए और सिक्योरिटी रख के ले जाइए। तो यूनिवर्सल मतलब टू प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, ऑल द काइंड ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट भी दूंगा, म्यूचुअल फंड भी दूंगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेच दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मतलब बस आइए, आपको वापस नहीं जाने दूंगा। वो यूनिवर्सल बैंकिंग है हमारी। ठीक है, 1992 से आ गई। ठीक है, कौन सी कमेटी हो हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखो, जब हम लोगों ने भर भर के लोन देना शुरू किए, हम लोगों ने भर भर करके लोन देना शुरू किए, तो क्लियर सी बात है इसको रिकवर भी करेंगे, और रिकवर नहीं हो पाएगा तो डिफॉल्टर्स भी आएंगे, और हमारा देश तो आज के समय में बहुत आगे। ठीक है, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। तो शुरुआत में नहीं थे इतने बेईमान, है ना भाई, क्योंकि इतने लोन ही नहीं दिए जाते थे। अब लोन सबके लिए ओपन हो गया, सस्ते दरों पर हो गया कि आओ ले जाओ, है ना, लोन ले लो, लोन ले लो। इस तरीके से आजकल आता है ना, फोन भी आते होंगे ना आपके पास कि पर्सनल लोन ले लो, आपके क्रेडिट कार्ड की इतनी लिमिट है, ले लो, बस ले लो कैसे भी करके, है ना। तो अब जब हम लोग लोन लेना तो शुरू कर दिए, तो रिकवरी करने की समस्या आई और भाई साहब डिफॉल्ट होने लगे। तो डिफॉल्ट जब होने लगे तो रिकवर कैसे किया जाए, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर बॉडी होनी चाहिए। तो अब रिकवरी की बात हुई, तो रिकवरी के लिए हम लोग 2 बॉडी लेकर के आए, एक डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सरकार ने बोला कि भाई साहब जो ब्याज है, जो लोन है कवर नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे कवर किया जाए, तो ये कैसे काम करती है हमने करना है। लोक अदालत लेकर के आ गए कि भाई साहब केस वगैरह चलेगा तो जज के सामने आप जाएंगे, लेकिन वही है तारीख पे तारीख, सबसे बड़ी समस्या। तो कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला यहाँ पे, समझ में आ गया। तो हमने सोचा कि भाई साहब दूसरा लेकर के आए, तो एक बैंकिंग ऑम्बड्समैन, जैसे जनता जन लोकपाल होता है वैसे ये बैंकिंग लोकपाल होता है, कि आप जाइए यहाँ पर अपनी कंप्लेन कीजिए। तो ये आरबीआई 1995 में लेकर के आ गया। लेकिन ये क्लियर है कि जो ऑलरेडी केस आपका लोक अदालत और डीआरटी में चल रहा होगा, ये बैंकिंग ऑम्बड्समैन नहीं आ सकता। फिर हमने बोला कि ये तो चलो छोटे छोटे मामले हैं, जहां पर करोड़ों के लोन है, 50 करोड़ या 100 करोड़ का लोग लोन लेकर के भटक रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो सरफेसी एक्ट आ गया। ठीक है, लेकिन सरफेसी एक्ट तभी काम करता है जब आपका लोन कैसा हो, सिक्योर हो। जैसे हाउस लोन है, तो उसमें हाउस क्या है, गारंटी है। व्हीकल लोन है, व्हीकल गारंटी, आप लोन नहीं दोगे, बैंक वाले आपकी गाड़ी उठा ले जाएंगे। अब तो बहुत ही क्रूशियल हो गया कि 1-2 ईएमआई नहीं भर पाई, गाड़ी ले जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट एजेंट लगे हुए हैं उठाने के लिए, बैंक वालों ने भी लगा रखे हैं, क्या करें अभी, उनको भी सिक्योरिटी करना जरूरी। तो सरफेसी एक्ट, अगर फुल फॉर्म याद है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर आया दोस्तों कौन सा, एआरसी, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, गाड़ी कब्जे में ले लेंगे, मकान कब्जे में कर लेंगे, लेकिन इसका करेंगे क्या, कोई तो होगा जो बेचेगा। अब बैंक वाला करे क्या बेचारा, बैंक वाला लोगों से डील करे, पासबुक को प्रिंट करे, लोगों की चेक वगैरह क्लियर करे, या फिर वो मार्केट में जाए बोले गाड़ी ले लो, मकान ले लो। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज लेकर के आ गए कि जो सिक्योरिटी थी, जो हम लोग जब्त कर रहे थे यहाँ पर, उनका ऑक्शन करके लोन रिकवरी की जा सके। तो ये प्राइवेट कंपनीज आ गई, एआरसी। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि इनके फुल फॉर्म वगैरह क्या होते हैं और भारत की कौन सी पहली प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, अब इसके बाद हमने 2013 में रिफॉर्म करना शुरू किया। 2013 में याद रखिएगा, हमने सोचा कि यार अभी भी सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा, और इकोनॉमी में आपको सुधार करने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो याद रखिएगा आपका सारी चीजें खराब हो जाएंगी।
क्योंकि टाइम के साथ साथ सिचुएशन चेंज होगी, तो उसी तरीके से इकोनॉमिक परिवर्तन करने पड़े। तो 2013 में हमने सोचा कि भाई साहब हम लोग एक नए तरह का बैंकिंग लेकर के आते हैं। समझ में आ गया? एक डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, मतलब डिफरेंशिएटेड बैंकिंग मतलब एक ऑब्जेक्ट या एक टारगेट ओरिएंटेड बैंक लेकर के आ जाते हैं। तो हम लोग पेमेंट बैंक लेके आ गए कि ये लोन नहीं देंगे, सिर्फ डिपॉजिट वगैरह लेंगे, बाकी कुछ प्रोडक्ट बेचेंगे, जैसे आपने एयरटेल, आइडिया, बहुत सारे जियो पेमेंट बैंक वगैरह सुने होंगे, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लेकर के हमने आ गए, तो आपने पढ़ा होगा जन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस तरीके से बहुत सारी इक्विटस वगैरह, है ना। तो ये सब कुछ करती हैं, लेकिन एक टारगेट कस्टमर फिक्स करती हैं, ठीक है, सभी कस्टमर को नहीं ये कैप्चर करते हैं, तो टारगेट ओरिएंटेड है। फिर दो और प्राइवेट बैंक आई, एक बंधन बैंक और एक आई आईडीएफसी इन्वेस्टमेंट आगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो ये सब कब हुआ? 2013 में। और 2013 में एक कमेटी आई थी जिसका नाम क्या था? बिमल जालान। तो ये जो रिकमेंडेशन है बिमल जालान की, लेकिन पेमेंट बैंक और याद रखिएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अलग अलग कमेटीज हैं, नचकेत मोर और उषा थोर, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सरकार को एक और भूत सवार हुआ कि भाई साहब देखो, हमारे देश में अभी जितनी बैंकें हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग कोई एक ऐसी बैंक लेकर के आते हैं महिला दिवस के तौर पर। हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। तो सरकार ने सोचा कि एक ऐसी बैंक लेके आते हैं जो सिर्फ महिला डेडिकेटेड होगी, यानी कि यहाँ पर जो सीनियर एम्प्लॉय होंगे सब वुमेन होंगे, और हम लोग क्या करेंगे, हाई डिपॉजिट पर हाई इंटरेस्ट देंगे और लोन भी सस्ता देंगे और विदाउट सिक्योरिटी दे देंगे। तो देखो, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, मुंगेरी लाल के सपने देखे थे, लेकिन बाद में ये बैंक क्या हो जाती है, लॉस में चली गई। और लॉस में जाने के बाद जो फाइनली इसको मर्ज करना पड़ा किसके साथ? एसबीआई के साथ। तो हमारे देश में सफल नहीं हुई, ठीक है, हमारे देश में सफल नहीं। अब इसके बाद 2014 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था पीजे नायक, कि एक्सिस बैंक में भी काम कर चुके थे, तो इनके अंडर में कुछ एक कमेटी बनाई गई, ये कुछ रिफॉर्म सुधार करते हैं। कि देखो भाई साहब, रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो सरकारें बैंकों से लोन ले लेती हैं, तो बैंकें जब सरकार की मदद करती हैं तो सरकार को भी बैंकों की मदद करनी चाहिए बुरे समय में, क्योंकि जरूरत है, नहीं करेंगी तो बैंकें फेल हो जाएंगी। तो यहाँ पर सरकार फंड करेगी, किस स्कीम के तहत करेगी वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कई पार्ट्स में किया जा रहा है। फिर दूसरा कौन सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। कि भाई साहब आपने बैंकों का क्या करना पड़ेगा? मर्जर करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी बैंकों का मर्जर किया जा रहा है। एक समय था जब आपकी 27 पीएनबी थी, 27 से 21 हुई, 21 से बाद फिर 19 बची, और 21 के बाद आपने पढ़ा कि नेशनलाइज बैंक 11 बच गई है, ठीक है। और एक एसबीआई है, यानी कि टोटल पीएसबी कितनी है? तो आप सभी जानते हैं कि 12। बाइफरकेशन में उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट को भी बदल लेते हैं, मैनेजमेंट भी बहुत सारे लेवल पर हमने सुधार किया। बीआईसी एक हम लोग बैंक इंसॉल्वेंसी कोड भी लेकर के आ गए, 2016 में आया, कि जो लोन बड़े बड़े मतलब 100 करोड़ से ऊपर के भी, उनको कैसे कवर किया जाए। एक पारा लेकर के आए, ये अभी तक नहीं आ पाया, इस पर बात चल रही है। आपने एक बैड बैंक वर्ड सुना होगा, बैड बैंक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। पब्लिक सेक्टर असेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी, तो हर बार बजट के टाइम पर ये मुद्दा उठता है, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया, ठीक है। फिर सरकार ने लोन रिकवरी के लिए एक इंद्रधनुष रोड मैप लेकर के आई। समझ में आ गया कि भाई बैंकों में कैसे सुधार हो, तो ये रिफॉर्म के लिए था, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए था इंद्रधनुष रोड मैप। समझ में आ गया, ठीक है। और दूसरा है कौन सा? बैंक बोर्ड ब्यूरो, कि मैनेजमेंट को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि आज के समय में जो बैंकों के हेड हायर होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि कई बार वो सरकार के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो भाई जब किसी की एक सरकार है तो अपने लोगों को लेकर के आएगी, और अपने लोग जो होंगे उनकी पार्टी के लोगों को लोन देंगे, तो ऐसे में तो बेईमानी होती रहेगी। तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म होने चाहिए। तो बैंकों में डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में प्रोफेशनलिज्म हो, उसके लिए किसको लेकर के आ गए? बैंक बोर्ड ब्यूरो को, ठीक है। उसके बाद अब आपको मालूम है कि 15वां फाइनेंस कमीशन इस समय वर्तमान में चल रहा है, जिसके हेड है एनके सिंह। तो इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट का इन्होंने एक आइडिया दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने 2018 में डिमोनेटाइजेशन करना शुरू कर दी, आपको मालूम है डिमोनेटाइजेशन, और ये थर्ड डिमोनेटाइजेशन था, इट वाज द थर्ड नॉट सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा, डिमोनेटाइजेशन ये थर्ड था हमारा, क्योंकि इससे पहले भी ऑलरेडी हो चुका था 1946 में और फिर 1978 में, ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टेसी कोड के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और दूसरा एनसीएलटी, नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल आ गया, ठीक है। और कौन सा? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब 2016 में, और सब ये डेप्ट और एनपीओ को कवर करने के लिए, क्योंकि जो भर भर के लोन दिए गए थे अब उनको रिकवर भी करना था। फिर बाद में एक सुनील मेहता कमेटी आई 2018 में। सुनील मेहता कमेटी ने एक नया प्रोजेक्ट दिया जिसका नाम था प्रोजेक्ट सशक्त, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग बड़े बड़े लोन को कवर करेंगे। तो बहुत सारी कंपनीज को आज के समय में सरकार अपने अंडर ले रही है और उनको रिकवर कर रही है। फिर आपको मालूम है दोस्तों, कोविड आ गया, और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, लोकल फॉर वोकल। तो ये दोस्तों कहानी थी हमारी, कब से? 1770 से लेकर के कब तक की कहानी मैंने आपको बता दी? ये बता दी मैंने अगस्त कब तक की? 2023 तक की कहानी, ठीक है। तो आई होप कि ये बैंकिंग एट अ ग्लांस आपको पसंद आया होगा। तो अब दोस्तों ये जो शुरुआत से कहानी होगी हमारी, वो हम लोग अभी तक एंडिंग तक पूरा कवर करने जाएंगे। हर एक टॉपिक को मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, और अब मैं प्रयास करूंगा कि ये सारे नोट्स भी दूं, और
जो एग्जाम में सीधा सवाल आता है वही मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो ना इधर उधर की बातें करूं, ना मैं टाइम पास करूं, ना ही किसी प्रकार की मैं शायरी इसमें सुनाने वाला हूं। तो जो बिल्कुल हार्डकोर स्टडी करने वाले स्टूडेंट है उन सभी का इस मेरे चैनल पर स्वागत रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और जो आपके सीरियस स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, मिलता हूं मैं जल्द अपने फर्स्ट प्रॉपर लेक्चर में। ठीक है, तब तक दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।